Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021, पॉपुलरली नोन एज डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 को 25 फरवरी 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया था। इसे आईटी एक्ट 2000 में संशोधन करके लाया गया है। इस डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स को बोलचाल की भाषा में नए आईटी रूल्स भी कहा जाता है। ये रूल्स इंटरमीडियरीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, OLX, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सिग्नल जैसे सोशल मीडिया कंपनीज या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगा। तो आइए जानते हैं कि ये नए रूल्स आपको और हमको किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। आज के समय में जहां हमारे देश की 40% पॉपुलेशन डिजिटली एक्टिव और कनेक्टेड है, ऐसे में कोई भी नियम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, वो आप और हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसको भी इफेक्ट करता है। अब तक इन इंटरमीडियरीज को लीगल एक्शन से कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिला हुआ था, क्योंकि वो ये क्लेम करती हैं कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर क्या पोस्ट हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो यूजर्स और इंटरनेट के बीच बस एक इंटरफेस है या यूं कहें कि एक प्लेटफॉर्म मात्र है। मगर जैसे जैसे गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि सोशल मीडिया के यूजर्स की संख्या करोड़ों में है और सोशल मीडिया पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इफेक्ट कर रहा है या यूं कहें कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सरकार ने इसे रेगुलेट करने का डिसीजन लिया। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इस नए एक्ट में गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है, मगर आज इस वीडियो में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही फोकस करेंगे। जब व्हाट्सएप पर हम किसी मैसेज को या कोई पिक्चर या कोई वीडियो को शेयर करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखकर आता है, जिसका मतलब ये है कि अगर व्हाट्सएप भी चाहे तो इन मैसेजेस को या हमारे फॉरवर्ड्स को नहीं पढ़ सकता है। मगर इस नए एक्ट के तहत व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे इंटरमीडियरीज को इन मैसेजेस के फर्स्ट ओरिजिनेटर्स की जानकारी मांगने पर सरकार को देनी पड़ेगी। अब इस फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए इन कंपनीज को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंजेस लाने होंगे और इसका कॉस्ट हो सकता है कि वो आप और हम जैसे यूजर्स पर पास ऑन करें। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि इन फर्स्ट ओरिजिनेटर्स को आइडेंटिफाई करने के पीछे जो रीजनिंग दी गई है उसका दायरा बहुत विस्तृत है। एग्जाम्पल के तौर पर देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और हमारे रिलेशंस दूसरे देशों से प्रभावित करने वाले पोस्ट्स या फिर ऐसे पोस्ट जिनमें महिलाओं और बच्चों को अभद्र और अमर्यादित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, या फिर ऐसे पोस्ट जहां पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाता है, वो सभी इसमें शामिल होंगे। और सब क्लॉज तो ठीक है, मगर पब्लिक ऑर्डर एक वेग और आर्बिट्री टर्म है। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, मान लीजिए अगर उससे संबंधित कोई पोस्ट आपने शेयर किया तो सरकार उसे भी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने जैसा ट्रीट कर सकती है। अप्रैल और मई में गंगा में तैरती लाशों से संबंधित पोस्ट भी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने जैसा ही माना जा सकता है। ऐसे में इस मैसेजेस के फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करना और कुछ नहीं बल्कि अपने अगेंस्ट लिखने वालों को आइडेंटिफाई करना है, जिससे कोई भी सरकार के विरोध में किसी भी तरह का पोस्ट करने की हिम्मत ना कर सके। इसमें एक बात और बहुत ही अजीब है और वो ये है कि अगर इन मैसेजेस का कोई जो भी फर्स्ट ओरिजिनेटर है, अगर वो भारत के बाहर का हुआ तो उस केस में जिस व्यक्ति ने भी भारत में उस मैसेज को सबसे पहले फॉरवर्ड किया है वो उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर बन जाएगा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। ये तो कुछ ऐसा साउंड होता है जैसे कि ट्रैफिक वायलेशन किया तो गाड़ी के ओनर ने, लेकिन चालान काट दिया गया गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स के नाम पर। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जिसकी गाड़ी नहीं चालान उसके नाम पे कट गई हो? अब हर व्यक्ति पोस्ट या मैसेजेस को फॉरवर्ड करने के पहले डरेगा कि कहीं वो उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर तो नहीं है। मतलब साफ है,
अगर आप सरकार के पक्ष में कुछ कहते हैं, अगर आप सरकार के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आपने सरकार विरोधी कोई पोस्ट किया है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अगर सरकार की मंशा वाकई में बोनाफाइड ही है तो उसे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले इस फ्रेज को नए आईटी एक्ट से निकाल देना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें कि न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स और न्यूज मैगजीन्स की वेबसाइट्स और इनके ऐप्स शामिल होते हैं। इसमें वो न्यूज कंटेंट भी शामिल होता है जो यूट्यूब पे इंडिविजुअल जर्नलिस्ट या मुझ जैसे यूट्यूबर्स पोस्ट करते हैं। मीडिया हाउसेस ऑलरेडी प्रेस काउंसिल एक्ट, द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टीवी नेटवर्क एक्ट से रेगुलेट होते हैं, तो ऐसे में इनको इस नए आईटी एक्ट के दायरे में लाने की आवश्यकता क्या है? इस नए एक्ट में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के पास ये पावर होगा कि वो किसी भी डिजिटल न्यूज को डिलीट या ब्लॉक करने का निर्देश डिजिटल न्यूज पब्लिशर को दे सकते हैं और अपने इमरजेंसी पावर को यूज करते हुए तत्काल प्रभाव से उस ऑर्डर को लागू करने के लिए उन्हें बाध्य भी कर सकते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी इस तरह की न्यूज या रिपोर्ट जो सरकार को असहज बनाता है उसे वह तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा सकती है। देश भर में दैनिक भास्कर के ऑफिसेज पर 22 जुलाई को हुई इनकम टैक्स रेड से एक बात और स्पष्ट होकर सामने आती है कि अगर कोई भी मीडिया हाउस गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगा या उसकी इनकम्पिटेंसी को सामने लाएगा तो सरकार उसको सबक सिखाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 3-4 महीने में दैनिक भास्कर ने गवर्नमेंट की कोरोना मिस हैंडलिंग को सबके सामने लाया है और सरकार के उन दावों का पोल खोल दिया है जिसमें उसने ये कहा कि कोरोना को हैंडल करने में उसने एक बेमिसाल काम किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस नए आईटी एक्ट पर स्टे लगा दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएगा और बहुत संघर्ष से अर्जित फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ किताबी बातें ही रह जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका इस नए आईटी एक्ट के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुंच पाए। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।